हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो मैं भी बहुत ज़बरदस्त हूँ। कल आपकी कोई क्लास आई नहीं क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मेरे कमर में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। आज भी वैसे बैठने में दिक्कत काफ़ी हो रही है, लेकिन लगातार 2 दिन स्किप कर नहीं सकते क्लास। तो आपके लिए थोड़ा-सा दर्द सहन करके मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम ये लास्ट क्लास है हमारी चैप्टर 3 की। इसके बाद फिर केस लॉस बचेंगे जिसको हम कल खत्म कर देंगे, तो चैप्टर 3 हमारा खत्म हो जाएगा। अभी तक 5 क्लास हो गई है एमओ एंड एओ पे, जिस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अब जो मिसेलेनियस टॉपिक बचे हैं थोड़े 1-2 वो आज खत्म करेंगे। तो आपका जितना भी मॉड्यूल का कंटेंट है केस लॉस को छोड़ के वो सारा खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको पूरा केस लॉस करवा दूंगा, तो पूरा चैप्टर 3 डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ठीक है। ये जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने आपको कराया है कंपनी लॉ में, यही पूरा आपका एसबीआईएन का चैप्टर 2 है। आप ये दोनों चैप्टर पूरे यहाँ पे पढ़ लिए तो आपको एसबीआईएल में जाके चैप्टर 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो वहां पे दिया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है, उससे ज्यादा ही आ गया है। बराबर है। चलो, अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं। पहले हम शुरू क्या करेंगे, ये हमारी चैप्टर 3 की आज 6th क्लास है। कौन सी क्लास है? 6th क्लास। ठीक है। अब अभी तक 5th क्लास में हमने क्या किया है उसको भी बताने से पहले मैं एक बात बताऊं। अभी एक तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो आप कुछ ऐसी बातें कर दिया कि ये कि मोटिवेशन आए। देखो, वैसी बातें तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपको समेट के रोज रोज पढ़ना। मोटिवेशन मिला आपको तो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 10 दिन, उसके बाद वो मोटिवेशन चला जाएगा। मोटिवेशन एक बलून आप समझना, वो बलून है जिसमें आपने हवा भरी है। वो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 10 दिन 15 दिन रहेगा, वो हवा फिर निकल जाएगी। आपको अगर सिर्फ मोटिवेशन मिलने पे ही आप अपना काम कर पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है। आपकी पढ़ने की वजह ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मोटिवेशन जबरदस्त है, आज तो पढ़ दूंगा। आपकी पढ़ने की वजह ये है कि मेरा गोल है, मेरे को कंपनी सेक्रेटरी बनना है। मेरा गोल है कि मेरे फादर साहब, मेरी मदर मेरे को बोले कि ये कंपनी सेक्रेटरी है मेरा बेटा, मैं कंपनी सेक्रेटरी का फादर हूँ। तो ये प्राउड मोमेंट देखना है, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और ये मोटिवेशन रखोगे तो जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक मोटिवेशन में से हवा निकलेगी नहीं। और आप समझिए, अगर कोई मुश्किल फेज आ रहा है, आता है ऐसा एक फेज ऐसा आता है कि यार ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, क्योंकि जो जो फिजिकल क्लास में आ रहा है उनको तो चलो रोज क्लास आना है, नहीं आ रहा है तो फैकल्टी फोन लगा रहा है। इसके जितने फायदे हैं घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ना, इसके नुकसान भी है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि नुकसान बताऊंगा तो मेरा नुकसान होएगा, वो चलेगा, आपका नहीं होना चाहिए। इसके नुकसान क्या क्या है? इसके फायदे ये है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, क्योंकि मैं फुल जब तक मैंने मेरा कंपनी सेक्रेटरी खत्म किया है, मैं गूगल ड्राइव स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैं कभी फिजिकल क्लास नहीं गया हूँ, मैंने ऑनलाइन लाइव नहीं लिया है, गूगल ड्राइव से पढ़ा है। इसलिए मैं इसको प्रिफर भी करता हूँ। ये आपको अपना टाइम कन्वीनियंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। अब अगर मुझे ऑनलाइन लाइव पढ़ना होता है या फिजिकल क्लास जाना होता तो 4 बजे कोई फैकल्टी पढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि मैं शाम को 5 बजे के बाद पढ़ ही नहीं पाता था। तो ये इसके फायदे हैं। लेकिन एक नुकसान ये भी होता था कि अगर मैं भटका हूँ, अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो सिवाय सिवाय जो मेरा गोल है, उसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं जो मुझे बिठा दे वापस पढ़ने के लिए। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको बहुत चाहिए। आपको ये जो बात है, जो समेट के खुद को बैठना पड़ेगा, ये इसमें एक मुश्किल आती है। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं कि जिनका एक गोल है कि मेरे माता-पिता मेरे को देखे कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, उनको ये दिक्कत कम आती है। आप समझिए, अगर आपका कोई मुश्किल फेस चल रहा है, जो कि चलता है, जैसे अभी किसी का कोई मुश्किल फेस चल रहा है, तो आप समझिए, अगर रास्ते में आप ट्रैफिक में फँस गए, बहुत लंबा ट्रैफिक है, आपको लग रहा है 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा उस ट्रैफिक से निकलने में। बेंगलोर वाले रिलेट करेंगे, दिल्ली वाले रिलेट कर लेंगे, मुंबई वाले रिलेट कर देंगे, अहमदाबाद वाले भी काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे कि लंबे-लंबे ट्रैफिक में हम फँस जा रहे हैं। तो जब आप ट्रैफिक में फँस जाते हो, तो क्या व्हीकल छोड़ के आ जाते हो? नहीं छोड़ते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ वक़्त के बाद रास्ता खुलेगा। आपको पता है कि ठीक है, अभी मैं फँसा हूँ, अभी मैं स्टक हूँ इस जगह पे, लेकिन कुछ वक़्त के बाद रास्ता खुलेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा ही लाइफ़ में है। अगर अभी आप किसी बुरे फ़ेज़ में स्टक हो, तो आपको ये उम्मीद रखनी है, आपको ये यकीन रखना है कि ये छोटा-सा फ़ेज़ है,
कुछ वक़्त का है, अब रास्ता खुलेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। रास्ता खुलने के लिए खोलने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है। उस फ़ेज़ में रहकर, उस फ़ेज़ को झेल कर और रास्ता खुलेगा, तब आप इतनी आगे निकल जाओगे कि पीछे कोई पकड़ने वाला आपको होगा नहीं। आप समझिए ना, जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे अगर फ़ेल हो गए, 1 अटेम्प्ट आ गया, 2 अटेम्प्ट आ गया, तो वो हिल जाते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को। व्हीकल छोड़ के जाते हो क्या? अगर आपका अटेम्प्ट आ गया, 2 आ गए, फेल हो गए, कोई नहीं, तीसरा दे दो, उसमें पास हो जाओगे। आप गलती ही ये करते हो, आप समझ लो, आप लाइफ़ में दूसरी जगह अलग चीज़ से रहते हो और यहाँ पे अलग चीज़ से। जब आप सड़क पे जा रहे हो एंड व्हेन रोड्स गेट बम्पी, बम्प आ जा रहा है रोड्स में, तो आप क्या करते हो? गाड़ी से छलांग लगा के उतर जाते हो या हैंडल को टाइट पकड़ते हो? उस वक़्त पे रिक्वायर्ड ये है कि अगर रोड पे बम्प है, तो अब उसको और टाइट पकड़ो, ना कि उसको छोड़ दो, गिर जाओगे। तो अगर आपका अटेम्प्ट आ गया या लाइफ में कोई और मुश्किलें चल रही है, तो अब इस वक़्त छोड़ के भागने के बजाय उसको और टाइट पकड़ो। वहाँ पे खड़े रहो, मुश्किल लगेगा, खड़े निकल जाओगे, बराबर है? ये चीज़ें छोटी-छोटी है लाइफ में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ योर्स, मेरे को आपको ये बताना भी ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेशन पे डिपेंड हमको नहीं रहना है। ये बहुत ही ओवररेटेड शब्द है मोटिवेशन। मोटिवेट होके अगर काम कर रहे हो, तो लाइफ में कभी बड़ा नहीं कर पाओगे, कि 15, 20, 25 दिन के बाद मोटिवेट खत्म हो जाएगा। आप समझ लो, अगर मैं भी मोटिवेशन से रिकॉर्डिंग करने आऊँ, तो फिर चैप्टर 2 के बाद तो मैं रिकॉर्डिंग देता ही नहीं। पहला लेक्चर 500 व्यूज़, फिर 100, अब तो 50 व्यू भी नहीं आ रहे। तो क्या करूँ बताओ? मोटिवेशन तो वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा है आपकी तरफ से। 2 या 3 लाइक आ रहे हैं, 35, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 80 व्यूज़ आ रहे हैं। क्या करूँ? अब यहाँ पे मैं मोटिवेशन लेके आ जाऊँ कि यार मोटिवेशन ही नहीं है, 80 बच्चे खाली देख रहे हैं। पर ये नहीं देखना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि कितने बच्चे देख रहे हैं। जितने भी देख रहे हैं, उनको मेरे को फ्री में अच्छा एजुकेशन पढ़ाना है, ये मेरा गोल है। अब मेरे गोल को मोटिवेशन जो शब्द है वो हिला नहीं सकता, इतना मज़बूत ये गोल है। आज 80 है, कल 800 हो जाएँगे, नहीं भी होंगे तो भी पढ़ाऊँगा। तो ऐसा ही आपका गोल होना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी बनना है। मोटिवेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, रोज़ बैठ के पढ़ने का है तो पढ़ने का है। ठीक है? आ जाओ, बहुत ज्ञान दिया मैंने। आओ। तो अभी तक 5th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 5th क्लास में हमने एओए के बारे में पढ़ा था। पूरा सेक्शन 5 पढ़ा था कि सेक्शन 5 क्या बोल रहा है। उसमें इंपोर्टेंट प्रोविज़न पढ़े थे, सेक्शन 5 सबसेक्शन 7, सेक्शन 5 सबसेक्शन 8। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला था कि ओरिजिनली फ्रेम्ड जो एओ है, तो एओ में क्या होगा? तो रेगुलेशंस होंगे 91। उसका फॉर्मेट कहाँ दिया था? सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 कौन-सा? टेबल एफ 91 रेगुलेशन। सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 ने क्या बोला था कि भाई टेबल एफ दिया है, लेकिन क्या वो मैंडेटरी है? नहीं, ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो खुद का भी एओए बना सकती है। हाँ, अगर कंपनी खुद का एओए बना रही है, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा एक लाइन कि टेबल एफ शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन आवर कंपनी। अगर वो ऐसी लाइन नहीं लिखेगी, तो टेबल एफ के भी रेगुलेशन उस पे एप्लीकेबल होंगे और उसके जो रेगुलेशंस हैं वो तो होंगे ही। अगर अगर उसने जो अपना एओए बनाया, उसमें उस चीज़ पे वो साइलेंट है, जिसमें टेबल एफ में बात लिखी है, तो वो टेबल एफ का प्रोविज़न इस पे ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और अगर उसने अपना एओए बनाया है और टेबल एफ में एक्सक्लूड वाली लाइन नहीं लिखी थी, तो टेबल एफ भी उस पे अप्लाई हो गया। अब ये सिचुएशन में अगर ऐसा हो रहा है कि उसके कुछ रेगुलेशंस और टेबल एफ के कुछ रेगुलेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रेगुलेशन बनाया हुआ है वो प्रिवेल करेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कंपनीज़ एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एमओए के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊँ। आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 क्या बात करता है? ये बात करता है एंट्रेंचमेंट की। किसकी? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट ये जो टर्म है, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है तो कमेंट में डालिए फटाफट। देखो आप लोग एक तो कमेंट नहीं करते हो, बस गिने-चुने 1-2 बच्चों का ही कमेंट आता है, तो फिर ये और ज़्यादा मज़ा नहीं आती है। ऐसा होना चाहिए हर वीडियो पे 10-15 कमेंट होने चाहिए। अगर आप 35 लोग देख रहे हो, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कमेंट तो करिए। कोई चीज़ अच्छी लगी तो बताइए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही लगो, मैं यहाँ वैलिडेशन लेने नहीं आया हूँ आपका। मतलब सिर्फ़ तारीफ़ ही सुनने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कोई दिक्कत भी कर रहा हूँ, तो वो बताइए।
अच्छा कर रहा हूँ तो भी बताइए, तो मालूम चले अगली बैच के लिए, आने वाले लेक्चर्स के लिए, मेरे दूसरे फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने वाले एसबीआईएल जेआईजीएल अगले अटेम्प्ट के लिए, तो उनको पता चले कैसे पढ़ाना है बच्चों को, क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। आपके रिव्यूज से बहुत सारी चीजें मायने रखेंगी। एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डज एंट्रेंचमेंट मीन्स? एंट्रेंचमेंट मीन्स टू मेक अल्टरेशन ऑफ एओए मोर डिफिकल्ट। क्या है? टू मेक अल्टरेशन ऑफ एओए मोर डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। क्यों मोर डिफिकल्ट बनाना है? क्योंकि हमको माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो बता दूंगा अभी आगे। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? टू मेक अल्टरेशन ऑफ एओए मोर डिफिकल्ट। एओए को अल्टर करना, मोर डिफिकल्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या लिखा है? अल्टरेशन करना है एओए में तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए। लेकिन आपने अपना आर्टिकल बनाया, जो कि आप बना सकते हैं, सेक्शन 5 सबसेक्शन 7 ने बोला, आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि 80% वोटिंग राइट चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है? 75% और मोर, यानी एग्जैक्ट 75% हो गया तो भी आप एओए अल्टर करोगे, लेकिन आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया 90% वोटिंग आएगा तो अल्टर कर पाएंगे। क्या करा? मोर डिफिकल्ट बनाया, मोर रेस्ट्रिक्टिव बनाया, मोर स्ट्रिक्ट बनाया कोई भी प्रोविजन को, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। ये अलाउड है। कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव आप बना रहे हैं, टेबल एफ में जो लिखा है उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव आप बना रहे हैं अपने एओए को, वो अलाउड है। उससे ज्यादा ढीला नहीं बना सकते। मतलब जहां पे कंपनी एक्ट में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और आपने अपने एओए में लिख दिया भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके काम चलेगा। कंपनीज एक्ट ने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन, अब आप उसको यूनानिमस कर दो, 90% कर दो, पर उससे कम नहीं कर पाओगे। तो मोर स्ट्रिक्ट बनाना, मोर रेस्ट्रिक्टिव बनाना, मोर डिफिकल्ट बनाना, एओए को अल्टर करना या कोई भी प्रोविजंस को, तो उसको क्या बोलता है? एंट्रेंचमेंट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है, कौन सी? अनुराधा एंड ब्रदर्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? अनुराधा एंड ब्रदर्स लिमिटेड। इसके मेंबर कौन है? सारे अनुराधा के भाई इसके मेंबर है। कौन? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी। बराबर हो गए 7 मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब ये जो अनुराधा एंड ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी है, इसमें बाबूराव चाह रहा था कि वो इन्वेस्ट करे। उसको एक घोबा तो अनुराधा ने दिया ही था पिक्चर में, लेकिन फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो अनुराधा के भाई है, तो एक बार अपने भरोसा कर ले, वह फिर से गोवा खाएंगे। ठीक है। तो बाबूराव ने जब ये जो अनुराधा एंड ब्रदर्स लिमिटेड का जो एओए था, जब इसको पढ़ा, तो इसके एओए में क्या लिखा था? इसके एओए में लिखा था कि एओए कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या लिखा था? कि एओए कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। जब बाबूराव ने ये पढ़ा, तो बाबूराव ने अपना डिसीजन चेंज करा और बोल दिया, डिनाई करा कि भाई मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। अब जब ये चीज ये 7 भाई को मालूम चली कि भाई हमारी बहन ने वो जो कांड किया था, एक का डबल वाला स्कीम वाला, उसके वजह से एक अच्छा इन्वेस्टर हमारे पास इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको डर है। और क्योंकि हमारे एओए में लिखा है कि मोर के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम एओए को चेंज कर देंगे, तो उसको ये डर लग रहा है कि अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो क्या हो जाएगा? वो 8वां मेंबर है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है 8 मेंबर में, तो 6 मेंबर में तो पास हो जाएगा। तो कल को ये साथ मिलके एओए को चेंज कर देंगे और मुझे पता तक भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पता चलेगा भी तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन से तो पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे और एओए को चेंज कर देंगे। तो ये डर गया कि नहीं। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है बाबूराव, हम हमारी बहन जैसे नहीं है, आपका ये डर हम दूर करते हैं। इन्होंने किया एओए को अल्टर। एओए को अल्टर किया और उसमें क्या क्लॉज डाला? उसमें क्लॉज डाला कि एओए को अगर अब कभी भी अल्टर करना रहेगा तो 100% शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर किसी एक ने भी नहीं दिया तो वो एओए चेंज होगा नहीं। तो ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया, 100% करा दो, ये हुआ मोर रेस्ट्रिक्टिव, यानी ये हमने करा एंट्रेंचमेंट। क्यों? क्योंकि लॉ में तो क्या लिखा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एओए चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ हमने हमारे एओए में क्या लिख दिया कि भाई 100% अप्रूवल होगा, यूनानिमस अप्रूवल होगा ऑफ द शेयर होल्डर्स, तभी हम एओए को चेंज कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, एंट्रेंचमेंट, ये हमने एंट्रेंच्ड प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन को और एंट्रेंच करा और टफ कर, समझ में आया? अच्छा एक बात और बता दूं, सिर्फ एओ को अल्टर करने के लिए नहीं होता ये, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि टू मेक अल्टरनेशन ऑफ एयर मोर डिफिकल्ट, लेकिन कोई भी प्रोविजन जिसको आप मोर स्ट्रिक्ट करते हो उसको एंट्रेंचमेंट बोलता है। मैंने बताया कंपनी एक्ट में कोई भी चीज में लिखा था कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, लेकिन आपने अपने एओ में लिख दिया कि नहीं भाई, हमारी कंपनी अगर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो ही कर पाएंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, शायद वो बोर्ड रेजोल्यूशन से, हाँ यूं था कि बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा, लेकिन आपने क्या लिखा, नहीं बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, वी नीड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग बुलाएंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी करें, तो ये आपने ज्यादा स्ट्रिक्ट किया, ज्यादा स्ट्रिक्ट किया, अलाउड है, समझ में आ रहा है? कम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब एंट्रेंचमेंट तो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या है, हाउ टू मेक एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट कंपनी कब कब कर सकती है, और वो जब जब करेगी तब तब वो कैसे कर सकती है, यहाँ पे उसकी बात है। तो दो जगह पे कंपनी, दो टाइम पे कंपनी एंट्रेंचमेंट कर सकती है, दो तरीके हैं एंट्रेंचमेंट के। पहला, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है वो टाइम पे वो अपना आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर देती है, या फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कभी भी वो कर सकती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कर सकती है, इनकॉर्पोरेट हो गई और उसके बाद उसको कुछ एंट्रेंस करना है वो तब भी कर सकती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो कैसे करेगी, तो इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, समझ लीजिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कोई, ये क्या जाता है, आरओसी के पास जाता है, क्या करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से फॉर्म में, स्पाइस प्लस, जिसको हम बोलते हैं INC 32। तो जब INC 32 फाइल करेगा फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड गेटिंग द स्टेटस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके लिए वो क्या करता है, INC 32 में एप्लीकेशन फाइल करता है। अब मैंने आपको बताया उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है, दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं और इसके साथ में वो दो डॉक्यूमेंट भी फाइल करने पड़ते हैं, EMOA एंड EAOA। तो जब वो डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसको फाइल करेगा तो उसी वक्त इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही वो क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन यानी कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन लिख के उसको फाइल करेगा, यानी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही टाइम पे वो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन फाइल करेगा उसके, यानी वही टाइम पे उसने उसके एमओए में लिख दिया होगा, एओए में, कि भाई 75% नहीं, हम 100% से एओए को अल्टर कर पाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पे इसने नहीं किया, यहाँ पे इसने टेबल एफ का जो था वही उठा के सेम टू सेम एओए रख दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसा लगा जैसे वो पिछले वाले केस में था कि भाई बाबू राव तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अब अल्टर करना है यानी एंट्रेंस करना है, तो क्या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यानी उसको एओए को अल्टर करना पड़ेगा। तो अगर प्राइवेट कंपनी है, इसमें दो फाड़ है, और दूसरा है पब्लिक कंपनी। अगर आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, आप एओए को कैसे एंट्रेंच कर पाओगे बाद में, क्योंकि 75 है, अब उसको एंट्रेंस करके आप 100 करोगे यानी कि आप एओए को अल्टर कर रहे हो। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे कर पाओगे, तो प्राइवेट कंपनी में कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू एंट्रेंच द एमओए। जितने मेंबर्स है, अगर प्राइवेट कंपनी में दो मेंबर मिनिमम है, लेकिन समझ लो आपकी प्राइवेट कंपनी में चार मेंबर है, चारों की कंसेंट रिक्वायर्ड है, तभी आप एओए को अल्टर करके उसमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर पाओगे। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, यानी कि जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, यानी कि जो अनुराधा लिमिटेड थी, पब्लिक कंपनी थी, तो उसमें आप कैसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को ऐड कर पाओगे, कैसे अल्टर कर पाओगे, तो कंसेंट ऑफ 75% ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास
करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एओए को अल्टर करके उसमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर दोगे। तो कैसे एंट्रेंच होगा? दो तरीके, एक द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप सीधा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला ही एओए बना के फाइल कर दो। ऐसा नहीं करा तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको सारे मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को एंट्रेंस करना है प्रोविजन, और अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको 75% मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो एंट्रेंच एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया? समझ में आया कैसे कर पाएंगे अपन? समझ में आया? तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है खत्म। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पहले खत्म कर दिया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो देखने जाए तो अब मिसेलेनियस टॉपिक के अलावा जो एक दो है, आपका चैप्टर खत्म हो गया है एकदम डिटेल्ड में। मैंने आपको सारे कंसेप्ट, सारी चीजें विथ फ्यू केस लॉस जो उसी वक्त समझाना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। जो सारे केस लॉस है उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर कल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक बाकी है। ये मिसलेनियस है, लेकिन ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस बार के एग्जाम में आएगा। हेडिंग डालिए, लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। एमओ एंड एओए के लीगल इफेक्ट्स क्या है? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये आपके कंपनीज एक्ट का सेक्शन 10। ठीक है, लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। अब जो आपके मॉड्यूल में लिखा है पहले मैं वो आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड करता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको किस तरीके से समझना है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि मेंबर्स किस तरीके से कंपनी से बाउंड है, कंपनी किस तरीके से मेंबर से बाउंड है, दोनों एक दूसरे से कैसे बाउंड है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए पहले ये कंसेप्ट को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओ एंड एओए, इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ के सिर्फ पास हो जाओगे लेकिन फिर 2 महीने बाद भूल जाओगे कि क्या था एक्चुअल में, ये था क्या, क्यों ये लीगल इफेक्ट कैसे बाइंड कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये आपके मॉड्यूल में दिया नहीं है, लेकिन ये आपका दिमाग खोलेगा जबरदस्त तरीके से। तो देखो, एमओए है या एओए है, हमने क्या पढ़ा कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके पहले उसको ये 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, और जब वो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट फाइल करती है यानी आईएनसी 32, उसके साथ-साथ उसको ये 2 डॉक्यूमेंट भी फाइल करने पड़ते हैं, इन फॉर्म नंबर आईएनसी 33 एमओए एंड इन फॉर्म नंबर आईएनसी 34 एओए। ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में फाइल करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो जब ये कंपनी एमओए एओए फाइल करती है और जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड, यानी कंपनी क्या होगा? इनकॉर्पोरेट, तभी तो ये रजिस्टर्ड हुए डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए थे। एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड हो गए तो 2 इनकी इफेक्ट आ जाती है। जैसे ही एमओएन एओए रजिस्टर्ड हुए तो क्या होता है? रजिस्टर्ड होने के बाद तुरंत ही इट बाइंड द कंपनी। पहला करता है एमओए बाइंड द कंपनी, कंपनी को ये बाइंड कर देता है, और दूसरा क्या कर देता है? इट ऑल्सो बाइंड द मेंबर्स। दूसरा किसको बाइंड कर देता है? मेंबर्स को बाइंड कर देता है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, समझने के लिए आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हो सीएसडब्ल्यूटी में, तो आप समझ लीजिए कि ये जो एमओए है या एओए है, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे कंपनी साइन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी में हो सकता है क्या? 2 पार्टी में होता है। दोनों पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखे होते हैं दोनों पार्टीज के। जो एक पार्टी का राइट है वो दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन है, जो दूसरी पार्टी का राइट है वो इस पार्टी का ऑब्लिगेशन है। ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब यहाँ पे कंपनी ने साइन किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी बाउंड हो गई, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो कंपनी को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगी तो दूसरी पार्टी कंपनी पे केस कर सकती है। समझ में आया? अगर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एमओए है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे कंपनी ने एक ने साइन करा और दूसरा इस पे साइन किसने करा? मेंबर्स ने। तो अब ये 2 पार्टी हो गए इस कॉन्ट्रैक्ट, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझो इसको। अब एमओए में यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है वो दोनों पार्टी पे बाउंड है।
यानी अगर समझ लो एमओए में ऐसा लिखा है, एमओए में या एओए में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि भाई कंपनी जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही आर्टिकल को चेंज कर सकती है, ठीक है, ऐसा लिखा है। कहाँ पे लिखा है, इसके एओए में। लेकिन कंपनी ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया और एओ को चेंज करने का, तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स क्या करेंगे, अरे अरे क्यों, क्योंकि कंपनी बाइंड कर दिया है एओए ने कि जो एओ में लिखा है वही आपको करना है, उससे अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ करा तो जो दूसरी पार्टी यानी कि मेंबर है वो आपके अगेंस्ट फाइल करेंगे केस, वो गलत हो जाएगा। तो अगर सेवन यूं लिखा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एओए को अल्टर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके करना चाहा तो मेंबर क्या करेगा, इसको रोकेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी इज बाउंड टू एओए, जो एओ में लिखा है वो उसको मानना पड़ेगा और वो एओ के गलत काम करे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके बाउंड है और वो ऐसा गलत काम करेगी तो नुकसान किसको हो रहा है, दूसरी पार्टी को यानी मेंबर को। तो मेंबर उस पर केस फाइल करेगा, उसको रोकेगा कि नहीं भाई ये गलत बात हो रही है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों किस पे बाइंड है, एमओए से बाइंड, कंपनी भी एमओए एंड एओ से बाउंड है, मेंबर भी एमओए एंड एओ से बाउंड है। वो दोनों एओए एंड एओए से बाउंड है, एओए एंड एमओए में जो लिखा है वो उन दोनों को मानना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वो दोनों ही कुछ काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला। तो इसको समझा, इट ऑपरेट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है बट इट ऑपरेट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्यों ये दोनों बाउंड हुए। क्योंकि ये दोनों एमओए एंड एओए पे साइन करते हैं और जैसे ही साइन करते हैं तो ये एमओए में जो लिखा है वो कंपनी ने साइन किया तो वो बाउंड हो गई और मेंबर ने साइन किया तो वो भी बाउंड हो गए। तो अल्टीमेटली जो उसमें लिखा है उस लिखे हुए के लिए वो दोनों बाउंड हो गए। उसमें जो भी लिखा है वो एक के राइट होंगे, दूसरे के ऑब्लिगेशन होंगे, या दोनों ऐसा होगा दोनों के लिए ऑब्लिगेशन है मानना है, वो दोनों को मानना है बिकॉज MOA and AOA registered, it bound the company and it's also bound the members of the company। समझ में आया। अच्छा ये मैं बता दूं यहाँ पे लिख के ताकि आप लिख लो, ये कंपनी क्यों बाइंड हुई, बिकॉज बिकॉज कंपनी क्या करती है, बिकॉज कंपनी हैज साइन दी एमओए, कंपनी ने एमओए साइन किया इसलिए कंपनी बाउंड है। मेंबर्स क्यों बाउंड है, बिकॉज मेंबर्स ऑल्सो साइन दी एमओए। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है मेंबर्स वाले उस पे, ठीक है। समझ लीजिए कि आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपने एओए बनाया और उसमें आपके जो सब्सक्राइबर्स थे पब्लिक कंपनी थी तो 7 थे, तो वो 7 मेंबर्स भी है, वो 7 लोगों ने साइन किया है एमओए। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ जो लैंग्वेज लिखी है ना वो ये है कि ये मान के चला जाएगा क्या, कि एवरी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये मान के चला जाएगा है साइन दिए हुए, भले ही असल में उसने साइन किया हो या ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको अनुराधा लिमिटेड वाली ये कंपनी बताई, यहाँ आई है, अब देखिए ये अनुराधा, ये ABCDEFG है बराबर। अब एओए इन्होंने तो बाबूराव इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, इन सातों ने इन्होंने साइन किए, बाबूराव ने बाद में इन्वेस्ट किया यानी शेयर परचेस किया तो बाबूराव बन गया मेंबर, ठीक है। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल से बताओ नवे, समझ लो कि ये एक कंपनी थी, कौन सी, ABC लिमिटेड। ये कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई तो प्राइवेट, तो ये ABCDEFG ये लोग सब्सक्राइबर थे, एमओए में इन्होंने साइन किया हुआ था। बाद में क्या हुआ, ZYX ये तीनों आए, जेड भी आया, वाई भी आया, एक्स भी आया, इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कंपनी के शेयर्स को परचेस किया, तो उससे क्या हुआ, वाई भी कंपनी का मेंबर बन गया, जेड भी कंपनी का मेंबर बन गया, एक्स भी कंपनी का मेंबर बन गया। 10 रुपए का शेयर था तो इन्होंने अभी कितने, 7 रुपए पे किए। एओए में ये लिखा था, एओए में ये लिखा था कंपनी के एओए में कि कंपनी कैन आस्क फॉर कॉल मनी, बराबर, कि जब कंपनी को जरूरत होगी कंपनी आपसे जो आपका बचा हुआ पैसा है वो मांगेगी। वाई ने क्या करा, वाई ने बोला भाई ये बात तो एओए में लिखी है, मैंने तो एओए को साइन किया ही नहीं है,
तो मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैंने तो साथ दे दिया, वो दे दिया, मैं क्यों मानूं, मैं नहीं दूंगा बाकी के 3 रुपए। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वो जैसे ही मेंबर बना, जैसे ही वो कंपनी का मेंबर बना, उसने कंपनी के शेयर परचेज किए, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आया। अब भले ही असल में उसने साइन नहीं किया है एओए को, लेकिन ये माना जाएगा कि उसने एओए को साइन किया है, तो एओए में जो लिखा है वो सब कुछ उस पे भी बाउंड होगा, भले ही उसने साइन नहीं किया है। लेकिन अगर वो मेंबर है, क्या लैंग्वेज है कि मेंबर्स को वो बाउंड कर देगा। ये लैंग्वेज नहीं है कि जिसने एओए में साइन किया है। तो अगर आप मेंबर हो, क्योंकि आप बार बार तो एओए में साइन नहीं करोगे। अभी अगर मैं रिलायंस का शेयर परचेस करूंगा तो क्या एओए में साइन करने जाऊंगा? वो एओए जब सबमिट हो गया, जब वो इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी, तब हो गया साइन। अब मैंने भले वहां साइन नहीं किया है, लेकिन मैं मेंबर हूं, तो उसके एओए में जो भी लिखा है वो मेरे पे बाउंड है। मैं ये नहीं बोल सकता मैंने एओए में साइन नहीं किया है, तो एओए में क्या लिखा है उससे मेरे को क्या। मैं मेंबर हूं, मेरे पे बाउंड है। आया समझ में? समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि क्यों बाउंड है, क्योंकि इसने साइन किया है। वो क्यों बाउंड है? क्योंकि उसने भी साइन किया है। और बाउंड का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में समझा के बताया कि आप एओए एंड एमओए का कॉन्ट्रैक्ट समझिए। मेंबर उसको साइन करता है, इसलिए एओए एमओए में जो लिखा है मेंबर पे बाउंड है। कंपनी उसको साइन करती है, इसलिए एओए एमओए में जो लिखा है कंपनी पे भी बाउंड है। समझ में आया? आइए अब हम इसको पढ़ते हैं, जो आपके मॉड्यूल में लिखा है ऐसे। लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। ठीक है, ये जैसे आपके मॉड्यूल में लिखा है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहला, पहला क्या है? मेंबर्स आर बाउंड टू एओए। क्या लिखा है? मेंबर्स आर बाउंड टू एओए। समझाऊंगा कैसे अभी। तो क्या लिखा है इसमें? पहला पॉइंट कि एमओए एंड एओए कॉन्स्टिट्यूट, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेंबर्स। मतलब ये जो मेंबर्स है, इन पे ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जो एमओएन एओ में लिखा है, मतलब जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और इन्होंने अब साइन कर दिया है, तो अब जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो इन पे बाइंड है, वो इनको मानना पड़ेगा। इसके बरक्स वो कुछ कर सकते नहीं है। दूसरा पॉइंट, मेंबर्स आर बाउंड टू एओ। क्योंकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेंबर्स क्या है? बाउंड है एओए से। ये एक केस भी हुआ था, उसमें भी फिर कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया। क्या था केस का नाम? मालेसंस वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। क्या बोला? कि मेंबर्स आर बाउंड टू एओए। एक केस हुआ था। क्या केस हुआ था? बोर लैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स। ठीक है, क्या हुआ था ये केस में? ये केस में ऐसा था कि भाई, एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड नाम के लिए। उसके एओए में क्या लिखा था उसने? उसके एओए में लिखा था कि भाई, जब भी जब भी व्हेन मेंबर गेट्स इंसॉल्वेंट। क्या लिखा था उसके एओए में उसने? उसके एओए में ये लिखा था, कंपनी के एओए में, कि जब मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट यानी कि बैंक, उसके पास कुछ पैसा है नहीं, तो क्या होगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन सेल हिज और हर शेयर्स। तो मेंबर ने क्या बोला? अब क्योंकि ये एओ में लिखा है, तो मेंबर ये बोल सकता है, अरे मैंने तो एओ साइन किया ही नहीं। तूने भले साइन नहीं किया, ये एओए में लिखा है, मतलब ये माना जाएगा कि तूने मेंबर एओए को साइन किया है, तू भी उसको मेंबर है, और मेंबर्स आर बाउंड टू एओए। तो तू बाउंड है, तू इस पे मना नहीं कर सकता। तो जैसे कोई मेंबर इंसॉल्वेंट होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? उसके शेयर्स को सेल कर देंगे। ये इस केस में हुआ था। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा, कंपनी बाउंड टू एओए। आप समझ रहे हो?
कि मैं क्यों एओए लिख रहा हूँ। ये कंपनी और मेंबर्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, समझ लो। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ये दोनों ने साइन किया है, तो उन पे जो लिखा है वो दोनों को मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कंपनी किस पे बाउंड है? एओए से। मेंबर किस पे बाउंड है? एओए से। इसलिए अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी आगे एक चीज आएगी और मेंबर बाउंड टू मेंबर, उसमें अलग ही कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ा सा। तो अब इसमें क्या लिखा है आपके मॉड्यूल में? कंपनी बाउंड टू एओए। तो पहला पॉइंट लिखा है कंपनी इज ऑल्सो बाउंड टू एओए। क्यों? कंपनी ने भी साइन किया है, तो जो एओए में लिखा है कंपनी को मानना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में कंपनी कुछ कर नहीं सकती है, उसके पैरेलल ही कंपनी को चलना पड़ेगा। एनी मेंबर ऑफ कंपनी, देखो, एनी मेंबर ऑफ कंपनी मे टेक एक्शन अगेंस्ट कंपनी फॉर इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन ऑफ एमओए एनओए। मैंने बताया था, अगर एओए में लिखा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, या एओए में लिखा है कि यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना है टू अल्टर एओए, और कंपनी ने सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एओए अल्टर करने की कोशिश करी, तो ये क्या करा? एओए से इन्फ्रिंज काम करा। तो मेंबर क्या करेगा? एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कंपनी ऐसा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स आर बाउंड टू एओए, कंपनी इज बाउंड टू एओए एंड अल्टीमेटली दे आर बाउंड। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो मेंबर के साथ भी गलत हो रहा है, तो मेंबर क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। एक केस हुआ था, केस का नाम क्या था? केस का नाम था हुले वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे। क्या हुआ था इस केस में? इस केस में ये डिसाइड हुआ था, जो आपके आशबरी वाले में भी डिसाइड हुआ है, कि कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट एमओए एंड एओए और एओए। एओए और एओए के अगेंस्ट में कोई भी काम कंपनी कर नहीं सकती। अगर वो करेगी तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड। तीसरा, मेंबर बाउंड टू मेंबर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप ये समझ अरे, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये लिख दिया है मैंने मेंबर बाउंड टू मेंबर, मतलब आपको ये हो सकता है कि भाई ये जो एमओ है या एओए है, यहाँ पे तो कंपनी ने साइन किया है, यहाँ पे सारे मेंबर्स ने साइन किया है, तो चूंकि सारे मेंबर्स ने साइन किया है, ये हम ये मान रहे हैं कि भले ही आपने साइन नहीं किया, अगर आपने मेंबर है तो हम मान के चलेंगे आपने साइन किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि सारे मेंबर्स ने भी साइन किया है, इसलिए सारे मेंबर्स भी ईच अदर बाउंड है एक दूसरे को, क्योंकि वो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है। मेंबर्स मेंबर्स से बाउंड क्यों है? उनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा लेके मत चलना कि सारे मेंबर्स ने यहाँ पे साइन किया है तो सारे मेंबर्स भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तो सारे मेंबर्स भी ईच अदर डायरेक्टली बाउंड है। मेंबर्स और मेंबर्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। मैं आज मुकेश रिलायंस के शेयर्स बाइंड कर परचेस कर लूंगा, तो क्या मेरे और मुकेश अंबानी में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कोई नहीं है। बाउंड हो जाऊंगा मैं एओए से, वो भी बाउंड है एओए से, लेकिन वो क्यों बाउंड है? क्योंकि उन्होंने भी एओए साइन किया है, मैंने भी मान के चल रहा हूँ कि एओए साइन किया है, तो हम दोनों एओए से बाउंड है। इसलिए एक दूसरे से हम बाउंड हो रहे हैं, हमारे बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दो मेंबर्स के बीच। मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा क्यों, कि इसमें दिक्कत क्या आएगी। तो क्यों बाउंड है हम, मैं आपको बताऊं कि ये मैं हूं यासीन, एक मेंबर, ये कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस का एमओए है, ठीक है, और एओए, और एक मेंबर है मुकेश अंबानी, हमारे मोटा भाई। तो क्योंकि बीइंग अ मेंबर इन्होंने भी इसको साइन किया है, बीइंग अ मेंबर मैंने भी इसको साइन किया है, मान के चला जा रहा है कि साइन किया है, तो अब हम दोनों ये एमओए से बाउंड है। इसलिए एमओए रेओए में जो लिखा है वो हम दोनों को मानना है। अगर कल को मुकेश अंबानी भाई ऐसा कुछ काम करते हैं जो एओए से अगेंस्ट है,
तो मैं इन पे केस फाइल कर सकता हूँ। मैं इन पे केस इसलिए नहीं फाइल कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसलिए फाइल कर रहा हूँ कि भाई ये जो एओए है इससे आप बाउंड है, आप एओए से कुछ अगेंस्ट करोगे तो अल्टीमेटली मेरा भी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। वो राइट इन्फ्रिंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एओए से मैं भी बाउंड हूँ। तो इसलिए मैं केस फाइल कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि ये दोनों आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये समझ लीजिए ये एक स्कूल है, ठीक है? अब स्कूल का जो रूल बुक था, तो स्कूल का एक स्टूडेंट यासीन है। स्कूल का एक स्टूडेंट समझ लीजिए कोई समझ लिए एक स्टूडेंट स्कूल की प्रीति है, ठीक है? अब स्कूल का एक रूल बुक है। क्या है वो रूल बुक? रूल बुक ये है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, आपको टाई पहन के आनी है, आपको आई कार्ड पहन के आना है, आपको ब्लैक शूज पहन के आना है। ये सारा स्कूल के रूल है और ये जो रूल है स्कूल से हम दोनों बाउंड है। तो मैं ब्लैक टाई और यूनिफॉर्म और आई कार्ड और ब्लैक शूज इसलिए नहीं पहन के आ रहा हूँ कि प्रीति और मेरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि मैं उससे बाउंड हूँ स्कूल से, इसलिए मेरे को पहन के आना है और इस प्रीति को भी इसीलिए पहन के आना है क्योंकि वो स्कूल से बाउंड है, स्कूल के रूल बुक में लिखा है। अगर कल को ये पहन के नहीं आएगा, ये बार बार स्काई ब्लू कलर के शूज पहन के आएगी, तो मैं स्कूल में कंप्लेंट फाइल करूंगा कि सर मेरे को आप ब्लैक शूज पहनने के आगे बोल रहे हो, ये देखो स्काई ब्लू पहन के आ रही नहीं आ रही है। इसलिए नहीं कि हम दोनों में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि भाई देख मैं ब्लैक पहन के आ रहा हूँ, तेरे भी ब्लैक ही पहन के आना पड़ेगा। स्कूल ने बोला है, इसलिए मेरे को भी ब्लैक पहनना है और उसको भी ब्लैक पहनना है। हम दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि वहां पे नक्की हुआ है कि तू भी पहनेगी तो चलो मैं भी पहन रहा हूँ, या वो इसलिए नहीं पहन रही है कि यासिन तू भी पहनेगा तो मैं भी पहन रही हूँ। हम दोनों को स्कूल ने बोला है, हम दोनों स्कूल से बाउंड है। और क्योंकि हम दोनों स्कूल से बाउंड है इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बाउंड हो गए हैं कि भाई ब्लैक कंपलसरी सबके लिए है, तो तू नहीं पहनेगी तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैं कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तूने मुझे कुछ बोला था और वो नहीं कर रही है। एक रूल बनाया है जिससे तू भी बाउंड है, जिससे मैं भी बाउंड हूँ, तू वो रूल को फॉलो नहीं कर रही है, मैं कंप्लेन करूंगा। वैसा है यहाँ पे कि मेंबर बाउंड टू मेंबर। ये मैं आपको नहीं भी समझा रहा तो भी चल जाता, अपन क्लैरिटी होना जरूरी है। कल को आप ये ना बोल दो कि मेंबर्स आर बाउंड टू, यानी मेंबर भी कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी, नहीं नहीं, वो दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। इसको रफ कर दूं मैं? समझ में आया? स्कूल के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि एमओए और एमओजे लिखा है, उन दोनों उसमें जो लिखा है उससे वो दोनों मेंबर्स, सारे मेंबर्स बाउंड है। और क्योंकि उसमें जो लिखा है उससे बाउंड है, इसलिए अगर किसी मेंबर ने उसके अगेंस्ट कुछ करा तो दूसरा मेंबर उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेगा। इसलिए नहीं तो वो दोनों के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, उन दोनों में कुछ नहीं हुआ है। वो दोनों को एक चीज माननी है जो एओ में लिखी है, नहीं मानेगा तो एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कर देगा। है समझ में? तो क्या लिखा है आपके मॉड्यूल में? आपके मॉड्यूल में लिखा है द मेंबर में फाइल सूट against other member if such other member is doing an act which is against MOA NAOA। मतलब इसके पास जो राइट आया ना सूट फाइल करने का, ये मैं आपको समझा रहा था। ये इसलिए नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों एक डॉक्यूमेंट से बाइंड है। तो इसलिए इसके पास ये राइट आया कि अगर तूने वो गलत काम किया, अगर तू स्काई ब्लू कलर के शूज पहन के आई, तो ये हम दोनों पे बाइंड है कि हम दोनों को ब्लैक कलर के शूज पहनना है। तू दूसरे कलर के पहनेगी तो ये राइट मेरे पास क्यों है कंप्लेंट फाइल करने का? क्योंकि हम दोनों वो स्कूल के रूल से बाइंड है। हम दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तूने, ऐसा नहीं है कि तूने मुझे बोला है तू भी ब्लैक पहनना, मैं भी ब्लैक पहनूंगी। उसने हम दोनों को बोला है और तू नहीं पहन रही है, तो क्योंकि उससे तू भी बाइंड है इसलिए मेरे पास ये राइट है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन बाउंड है। और चौथा, लास्ट, कंपनी नॉट बाउंड टू
आउटसाइडर्स। ये भी बहुत जबरदस्त है। मतलब आप समझ लीजिए कि कि ये जो कंपनी थी ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। ये किसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन था? ये थी प्राइवेट कंपनी, यानी 3 लोगों का। इसमें 3 लोग थी, एक लेडी थी मिस ए, दूसरी लेडी थी मिस बी, तीसरी लेडी थी मिसिस सी। आप समझना, मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तीनों लेडी थी। ये मिस ए जो थी, ये कौन थी? मेरी एक्स, यासिन की। मिस बी कौन है? ये है यासिन की गर्लफ्रेंड। और मिसेस सी कौन है? ये है यासिन की वाइफ। ये दोनों फ्रेंड थी। ये तीनों को ही नहीं पता है कि ये तीनों रिश्ते में ये सारी लग रही है। मैं प्ले बॉय ऐसा है नहीं भाई। तो मैंने ये छुपा के रखा, तीनों को नहीं मालूम चल पा रही। अब जब ये तीनों दोस्त थी तो इन्होंने क्या की, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, बराबर। और क्यों क्या, ये तीनों ही मेरे से मुतासिर, तीनों को पता नहीं है कि क्या है। मेरी वाइफ, बोले ठीक है। मेरी जीएफ मेरे से मुतासिर, एक्स भी, मैं अभी भी टच में हूँ उसके, ठीक है। उसको मैं ये एहसास नहीं होने दे रहा हूँ कि वो मेरी एक्स ठीक है। तो ये तीनों ने जब कंपनी बनाई तो इन्होंने इनके एओए में क्या लिख दिया? एओए में लिख दिया, ये तीनों इसके मेंबर है, कि भाई वी शैल अपॉइंट मिस्टर यासीन एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आवर कंपनी। क्या लिख दिया? और ये तीनों एग्री भी कर गए कि हाँ हाँ। तीनों ने एक दूसरे को बताया नहीं कि अरे ये तो मेरा हस्बैंड है, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड, अरे मैं तो, तीनों बस मेरे को पसंद कर रही थी तो बोला हाँ अच्छा अच्छा, ये तो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, इसको रखो इसको रखो। तो इन्होंने एओए में क्या लिखा? एओए में लिख दिया कि भाई मिस्टर यासीन, इसको हम कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे। अब 6 महीने बाद क्या हुआ? ये एओए में लिखा था, अभी इन पे वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई नहीं थी, तो इन्होंने मेरे को अपॉइंट करा नहीं था, क्योंकि अननेसेसरी क्यों ये कंप्लायंस कॉस्ट को बढ़ाए, बराबर इनका। अब बाद में क्या हुआ? 6 महीने के बाद भांडा फूटा मेरा। इसको मालूम चल गई कि अरे यार, ये तो मेरी जीएफ है। इसको मालूम चल गया कि ये तो एक्स है। इसको मालूम चल गया कि ये तो इसकी ये एक्स है ना, ये तो इसकी वाइफ है। ये धमाका हो गया भाई। अब जो तीनों मेरे से मुतासिर थी मेरे पे पागल, अब तीनों मेरे पे पागल तो अभी भी अपने गुस्से में है कि मिले तो इसको फोड़ दो अपने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एवे में भले ही लिखा था कि विशाल अपॉइंट मिस्टर यासीन एज ए कंपनी सेक्रेटरी, पर इन्होंने दूसरे आदमी को, समझ लीजिए मिस्टर जेड को, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया। अब मैं आया, मैंने बोला अरे भाई, एओए में लिखा है कि आप मुझे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करोगे, तो आप किसी और को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हो, मैं आप पे केस फाइल करूंगा। तो कंपनी ने क्या बोला, एबीसी लिमिटेड ने, एबीसी लिमिटेड ने बोला कि भाई हम जो कंपनी है ये किसी भी आउटसाइडर्स पे बाउंड नहीं है। भले ही एओए में लिखा था कि आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन आप क्या कंपनी के मेंबर है? नहीं है। तो हम आप क्या है? आउटसाइडर। तो हम आप पे बाउंड नहीं है, हमने दूसरे को अपॉइंट कर लिया। आप हमारे पे कोई केस फाइल कर सकते नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू एओए एंड एमओए ऑफ कंपनी। यू आर, कंपनी इज नॉट बाउंड टू you. Company is not bound to outsider. Company is bound to members. समझ में आया? तो ये तीनों ने चाल चली, जैसे ही मालूम चला कि अपना तो इसके साथ भी भिड़े हुए हैं, उसके साथ भी भिड़े हुए हैं, फुल प्ले बॉय तो इन्होंने भले एओ में लिखा था, पर इनको मालूम था कि बाद में अगर मैं केस करने आऊंगा भी तो भी मैं तो आउटसाइडर हूँ। कंपनी मेरे से कोई, मेरे पे जरा भी बाउंड नहीं है, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं। समझ में आया? इस तरीके से मेरा भांडा फूटा और मैं फिर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हो पाया, और क्योंकि कंपनी बाउंड नहीं है आउटसाइडर को, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो इस पे एक केस हुआ था, जैसा मैंने बताया वैसा ही केस हुआ था। क्या केस हुआ था? एक कंपनी थी, क्या कंपनी का नाम क्या है भाई? अरे, वर्सिस पॉजिटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या हुआ था इस केस में, कि ये जो कंपनी थी, इसके एओए में क्या लिखा था? इसके एओए में लिखा था कि भाई मिस्टर वाई जो है, हम मिस्टर वाई को अपॉइंट करेंगे एज एन एडवोकेट ऑफ आवर कंपनी। क्या करेंगे हम? एडवोकेट अपॉइंट करेंगे। लेकिन बाद में कंपनी ने क्या करा? बाद में कंपनी ने मिस्टर वाई को एज एन एडवोकेट
अपॉइंट नहीं किया। तो क्योंकि एज एन एडवोकेट अपॉइंट नहीं किया, तो क्या अब मिस्टर वाई कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज मिस्टर वाई इज आउटसाइडर, ही इज नॉट अ मेंबर, एंड कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आपके चैप्टर 3 के मॉड्यूल में जो भी लिखा है वो सब हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको कुछ चीज मैं पढ़ाऊंगा जो आपके चैप्टर 3 में नहीं लिखी है, जो आपके चैप्टर 1 में है, लेकिन आपको यहाँ पे चैप्टर 3 में पढ़ाना उसको जरूरी है। अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्यों पहले चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया। अगर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं पढ़ते तो चैप्टर 1 में जो लिखा है वो आपके सर के ऊपर एक और सर लगा दो, उसके ऊपर एक और सर लगा दो, उसके ऊपर से जाता, यानी बहुत ऊपर से जाता कि आपको यूं देखना पड़ता कि कहाँ से जा रहा है वो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या? कुछ डॉक्ट्राइन्स। आपके जो चैप्टर 1 है उसमें कितने डॉक्ट्राइन्स हैं मैं आपको बताऊं। कुल मिला के आपके चैप्टर 1 में 5 डॉक्ट्राइन्स हैं। चैप्टर 3 में आपका एक भी डॉक्ट्राइन नहीं है, लेकिन ये सारे डॉक्ट्राइन्स एमओएन एओए से रिलेटेड ही है। तो पहला डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर का मतलब आपको मालूम है? बियॉन्ड दी पावर, यानी आपके पास कोई पावर ही नहीं है और वो आपने कर लिया। मतलब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे क्या कंपनी में कंप्लायंस देखना है, ये करना है, लेकिन मैंने बहुत लो पढ़ा है, तो मैंने क्या कर लिया, जाके चोर को पकड़ के ना जेल में डाल दिया। क्या मेरे पास ये पावर है? ये पावर किसके पास है? पुलिस के पास। ये मेरा पावर है क्या कि मैं किसी को पकड़ के उठा के जेल में डाल दूं? मैंने ये काम कर दिया क्या? अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड दी अथॉरिटी, बियॉन्ड दी पावर, जो पावर ही नहीं है वही काम कंपनी कर ले रही है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। पढ़ेंगे इसको बाद में। दूसरा है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तीसरा डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। चौथा डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। पांचवा डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। बराबर। ये 5 डॉक्ट्राइन है जो कहाँ पे है? लिखे हुए आपके चैप्टर 1 में। कहाँ पे है डिटेल में लिखे हुए? ये चैप्टर 1 में। आज यहाँ पर चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? ये तीनों डॉक्ट्राइन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये तीनों डॉक्ट्राइन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर 3 में आज। तो जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तब ये डॉक्ट्राइन वापस से नहीं पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये जो 2 डॉक्ट्राइन है, ये जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला डॉक्ट्राइन, सबसे पहला डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब 2 मिनट में पानी मंगा लो यार, पानी लेके बैठना भूल गया मुझे। ठीक है? क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आप याद करिए, मैंने आपको जब एमओए की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया था लिंक करा के, और मैं आपको जब एओए की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया था लिंक करा के। एक सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 399। क्या पढ़ा था सेक्शन 399 में? जल्दी बताइए।
क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 390? हमने पढ़ा था कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है क्या, एमओए एंड एओए, ये दो डॉक्यूमेंट क्या हो जाते हैं, एमओए एंड एओए बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, 2 मिनट। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताइए, कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन्स इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। यानी एक नॉमिनल फीस ये पे करेंगे कहाँ पे जाके, mca.government.in की वेबसाइट पे जाके। तो ये एमओएन एओए, किसी भी कंपनी के एमओएन एओए को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस एमओएन एओए में क्या लिखा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मीन्स मीन्स दैट एनी पर्सन हु इज डीलिंग विथ कंपनी, जो कंपनी के साथ डील करने का सोच रहा है या डील कर रहा है, हैज द मीन्स टू असर्टेन इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी एमओए एंड एओए। क्या है इसका मतलब, कि जो भी आदमी कंपनी से किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है या किसी भी तरीके से डील कर रहा है, तो उसके पास एक जरिया है, क्या, mca.government.in, जहां पे वो जाके नॉमिनल फीस पे करके कंपनी के एमओए डाउनलोड करके उसको थोरोली पढ़ सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है, देख सकता है कि उसके ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, वो कंपनी सही काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके फाइनेंशियल कैसे है, वगैरह वगैरह। उसमें जो भी डिटेल कंपनी के बारे में लिखी है उसको वो पढ़ सकता है। लेकिन समझ में आ रहा है कि जो भी कंपनी से डील कर रहा है उसके पास ये रास्ता तो है ही कि वो एमओए एओए को पढ़ लेवे। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर ऑल द पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी, all the person dealing with the company shall be deemed, मान लिया जाएगा, to have knowledge of companies MOA and AOA। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि all the person dealing with a company shall be deemed to have constructive notice of its MOA एंड एओए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है लीगली प्रिज्यूम, मतलब ये मान के चला जाएगा, अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो ये मान के चला जाएगा कि आपने एमओए एंड एओए को थोरोली पढ़ा है, आपको पता है कि एमओए एंड एओए में क्या लिखा है, उसके बाद आप कंपनी से डील कर रहे हो। भले ही आपने ना पढ़ा हो, इसको मान के चला जाएगा कि आपको सब पता है कंपनी के एमओए एंड कंपनी के एओए में क्या लिखा है। मतलब कल को आप ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे, अगर अगर समझ लो, अगर समझ लो कुछ काम कंपनी ने ऐसा कर दिया जो उसके एमओए से अलग लिखा हुआ था, यानी आप
कंपनी ने समझ लो ऐसा लिखा है कि कोई काम ऐसा है कि जिसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही काम करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके काम कर दिया बाद में। नहीं, ऐसे मत समझो इसको, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैं लिख के बताता हूँ एग्जांपल देके तो समझ में आएगा। यानी क्या बोल रहा है कि एमओए एंड एओए ये प्रिज्यूम मान के चला जाएगा तो कंपनी से डील कर रहे हो तो कि आपने एमओए और एओए को पढ़ा है। क्यों? क्योंकि एमओए एंड एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो एक्सेसिबल है। एक छोटी सी फीस दे के आप उसको पढ़ सकते हो। वो नहीं पढ़ रहे हो, उसमें हमारी गलती नहीं है। तो कल को आप ये डिफेंस नहीं ले पाओगे कुछ हुआ तो, कि यार हमने तो एमओए एओए पढ़ा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि एमओ और एओ में ये लिखा है। ये मान के चला जाएगा आपको पता है। आपको नहीं पता है उसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, कंपनी कुछ कर सकती नहीं है। आपको पता होना चाहिए था क्या लिखा है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ, समझिए कि एक ये कंपनी थी क्या, ए बी सी लिमिटेड। ठीक है, इसका एओए था। इसके एओए में क्या लिखा था? इसके एओए में लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बोरो ओनली 10 crores rupees without अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब क्या लिखा है कि अगर 10 करोड़ तक का बोरो करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन अगर 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बोरो करना है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुला के। ये इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि ये जो एबीसी लिमिटेड थी, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, क्योंकि कंपनी ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है हु इज एक्टिंग थ्रू ह्यूमन बीइंग, तो जाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ गए? बैंक के पास। बैंक को क्या बोला? बैंक को बोला कि हमको चाहिए 15 करोड़ का लोन। बैंक ने क्या करा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा? बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास करा और बैंक ने क्या करा? इनको दे दिया लोन। किसका? 15 करोड़ का। अब कल क्या हुआ बाद में? ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला दैट वी वी मतलब कंपनी is not bound to the bank, is not bound to the bank for this loan। ये कंपनी ने उसको बोला। क्यों? क्योंकि एज अवर एओए रेस्ट्रिक्ट दी बोरोइंग बियॉन्ड 10 CR विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। तो अब मेरे को बताइए, कंपनी ने क्या बोला बैंक को कि भाई तूने जो 15 करोड़ का लोन दिया है इसके हम बाउंड नहीं है, हम तेरे को ये लोन चुकाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा एओए तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा का लोन तो शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना हो ही नहीं सकता। और इन्होंने तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो उन्होंने लोन दे दिया। तो अब हम बीइंग अ कंपनी, ये हम तेरे से बाउंड नहीं है इस लोन को चुकाने के लिए। तो क्या बैंक ये बोल सकती है, कैन बैंक से, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है? बताओ, क्या बैंक ये बोल सकती है कि मुझे तो एओए का नॉलेज नहीं था, मुझे एओए का नॉलेज नहीं था, मैंने एओए नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि एओए में ऐसा लिखा है? क्या बैंक ऐसा बोल सकती है क्या? जल्दी बताइए। नहीं। क्यों? यही तो बात करता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कहता है कि अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो ये मान के चला जाएगा कि आपने कंपनी के एमओए एंड एओए को थोरोली पढ़ा है, कंपनी के एमओए एंड एओए में जो भी लिखा है वो आपको डिटेल्ड में पता है, और सिर्फ पता नहीं है, जो लिखा है उसको आप समझते भी हो। भले ही फिर आपने असल में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इजीली एक्सेसिबल है। तो आप ये डिफेंस नहीं ले पाओगे कि यार कंपनी के एओए में क्या लिखा था वो हमको पता नहीं है, ये आप डिफेंस नहीं ले पाओगे। तो यानी यहां पर कंपनी हैज नो राइट अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? बैंक हैज नो राइट अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? क्योंकि उसने वो लोन दिया जिसके लिए
अथॉरिटी ही नहीं थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। वो अथॉरिटी कब आती जब शेयर होल्डर अप्रूवल होता। तो अब बैंक कंपनी से लोन का रीपेमेंट नहीं मांग सकती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी, अगर उनको ये पता चला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड किया था और उनको घुमा के ने ये लोन दिया है, तब वो केस फाइल कर सकती है दूसरे केस में कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे केस फाइल करो। वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर देवे। अगर जानबूझ के फ्रॉड करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करा है, तो उसके पास ये रेमेडी रहेगी कि दूसरी जगह दूसरी तरह से कोर्ट के पास जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे केस फाइल करे और ये लोन का रीपेमेंट रिकवर करे। लेकिन कंपनी के अगेंस्ट उसके पास अब कोई राइट रहेगा नहीं। समझ में आया? आइए, मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये क्या चाह रहा है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक्स, क्या चाहता है? सीक्स टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स से ये कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। आउटसाइडर कौन थी? बैंक। अब क्योंकि मान के चला जा रहा है कि एओए में जो लिखा है वो आपको मालूम है, भले ही आपको नहीं मालूम है, हम क्या करें? आप अगर कंपनी से डील कर रहे हो तो वही मान के चला जाएगा आपको मालूम है। तो ये कंपनी को बचा रही है आउटसाइडर से, कि आउटसाइड कल को ये क्लेम ना करे कि हमको पता नहीं था एओए में क्या लिखा है। समझ में आया? ये था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब दूसरा डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ज्यादा दोनों में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग बात करते हैं। दोनों ही अपनी जगह पे अहम है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये क्या है? इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये एक्सेप्शन है। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या लिखा है कि ये मान के चला जाएगा कि एमओएन एओ में जो लिखा है वो आपको पता है। आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमको ये पता नहीं है। यानी कैसे? अभी इट इज एन एक्सेप्शन। हाउ? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्राइन में क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में लिखा है दैट आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम्ड टू नो दी पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि एमओए एंड एओए। बराबर, ये हमने पढ़ा। क्या लिखा कंस्ट्रक्टिव नोटिस में? कि आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम्ड, मान के चला जाएगा, टू नो द पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में क्या लिखा है? क्या बोलता है इंडोर मैनेजमेंट? इंडोर मैनेजमेंट कहता है दैट आउटसाइडर्स, though outsiders are presumed to know the public document, but the outsiders are not normally required to know the company's internal procedures। बोले हैं क्या? भैया ये नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब मीन्स क्या बोला इंडोर मैनेजमेंट? आउटसाइडर्स आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड टू नो द कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर्स। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि एन आउटसाइडर जो डील कर रहा है कंपनी से, एन आउटसाइडर डीलिंग विथ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट, वो ये सोच सकता है, इज अलाउड, मतलब एन आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी इज अलाउड टू अज्यूम दैट द कंपनीज internal procedures and formalities have been properly
कंप्लीटेड। देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम टू नो द पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी ये मान के चला जाएगा कि उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वो सब उनको मालूम है। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो उनको मालूम होना चाहिए, मगर मगर ये मान के नहीं चला जाएगा कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स क्या है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी में इंटरनली क्या हो रहा है वो भी उनको पता हो। मतलब एन आउटसाइड डीलिंग विद कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट, वो ये अज्यूम कर सकता है कि इंटरनली जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो कंप्लाइड किए होंगे। अगर नहीं किए तो बाद में कंपनी ये नहीं बोल पाएगी कि अरे यार ये तो ऐसा था ना, ऐसा हो गया। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। समझिए कि ये वही एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड थी, उसका एओए था। उसके एओए में क्या लिखा था कि भाई अगर आपको बोरोइंग अबाउट 10 करोड़ रिक्वायर्ड शेयर होल्डर अप्रूवल, ये लिखा था कि अगर आपको 10 करोड़ से ज्यादा का बोरोइंग करना है तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। एबीसी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, थ्रू इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसने अप्रोच किया किसको? बैंक को। उसने बैंक को बोला हमको 15 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने बोला आपके आर्टिकल और एमओए बताओ। बैंक ने उसका एओए पढ़ा और उसके एओए में देखा, क्या देखा कि भाई शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 10 करोड़ से ज्यादा का लोन लेना है तो। ये उसने पढ़ लिया। लेकिन अब उसने पब्लिक डॉक्यूमेंट एमसीए के अंदर से देख लिया कि भाई शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि बैंक जाके उसका जनरल मीटिंग अटेंड करे। तो बैंक ने उसका जनरल मीटिंग अटेंड किया नहीं। ठीक है, अब उसने जनरल मीटिंग अटेंड नहीं किया और उसने ये चेक नहीं किया, इट डज नॉट चेक कि भाई जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एक्चुअली स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, पास किया या नहीं, ये उसने चेक नहीं किया। उसने गुड फेथ में, मतलब बैंक ने क्या करा, द बैंक हैज एक्टेड इन गुड फेथ, कि उसने जब पढ़ा एओए और देखा कि शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, उसने डायरेक्टर्स को बोला कि भाई शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, आप शेयर होल्डर अप्रूवल ले लेना। डायरेक्टर्स ने बोला हाँ हम शेयर होल्डर अप्रूवल ले लेंगे और लेके ही आपके पास आएंगे। वो बैंक के पास आए। बैंक ने गुड फेथ में ये अज्यूम किया कि ठीक है मैंने इनको बता दिया था और इन्होंने शेयर होल्डर अप्रूवल पास कर लिया होगा, और उसने क्या करा कि उसको लोन दे दी गुड फेथ में अज्यूम करके। अब बाद में कंपनी ने क्या बोला, बाद में कंपनी आई, क्या बोला बाद में कंपनी अगर ये बोले कि बाद में ये हुआ कि कंपनी एक्चुअली फेल टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, तो ये क्या माना जाएगा? क्या क्या ये आउटसाइडर का यानी बैंक का इग्नोरेंस है, या फिर ये कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज है? इसको बोला जाएगा कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज। बैंक ने तो एओए पढ़ा था, बैंक ने एओए पढ़ के देख लिया था कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। बैंक को मालूम थी। बैंक ने डायरेक्टर्स को बोला कि भाई आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आना। डायरेक्टर जब आया उन्होंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया है। बैंक ने गुड फेथ में ये मान के कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है उनको लोन दे दिया। तो बाद में कंपनी ये बोलेगी कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही नहीं है तो हम इसमें बाउंड नहीं है। ऐसा कंपनी बोल नहीं सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखाने में आपको जा रहा हूं, इसको आप लिख लेना, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। इसको इस लाइन को आप लिख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, आउटसाइडर्स हैव टू नो व्हाट इज रिटर्न आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है? आउटसाइड का मतलब है एमओए एंड एओए, मतलब के पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें क्या लिखा है ये उनको मालूम होना चाहिए, बट
outsiders did not have to investigate everything that happens इनसाइड। इनसाइड का मतलब अब आउटसाइडर को ये मालूम होना चाहिए कि एमओए एओए में क्या लिखा है। मतलब बैंक को ये मालूम होना चाहिए कि एओए एमओए में क्या लिखा है। तो बैंक को ये मालूम था कि एओए में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन अब बैंक को ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई कंपनी में बोर्ड मीटिंग इनसाइड में क्या कि कंपनी में बोर्ड मीटिंग हुआ कि नहीं। बोर्ड मीटिंग हुआ, उसके बाद जनरल मीटिंग सही से हुआ कि नहीं। जनरल मीटिंग हुआ, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं। जो जनरल मीटिंग हुआ उसमें क्वारम बराबर था कि नहीं। ये इन्वेस्टिगेट करने की उनको जरूरत नहीं है, इतना वो कर भी नहीं पाएंगे। आप में ताकत है तो जाओ किसी कंपनी में घुसो अंदर, आपको घुसने ही नहीं देगा अंदर, तो आप कैसे सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लोगे। तो एमओ एओ में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, मगर यू डिडंट हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। मतलब अगर कल को अगर ये बैंक ने देखा कि हाँ भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रिक्वायर्ड था, और बोर्ड ने बोला कि हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया है, बैंक ने लोन दे दिया। अब कल को कंपनी आती है ये एबीसी लिमिटेड बैंक के पास कि अरे भाई बैंक, लो में क्या लिखा है कि क्लियर 21 डेज का नोटिस देना है। क्लियर 21 डेज का नोटिस देना है टू होल्ड द जनरल मीटिंग। इन्होंने तो 17 दिन का ही नोटिस दिया था। तो क्योंकि अब जनरल मीटिंग ही प्रॉपरली हेल्ड नहीं हुई है, तो ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुआ है इसको वैलिड मान ही नहीं सकते। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं है मतलब कि आर्टिकल में जो लिखा है वो तुमने काम किया नहीं है, तो अब हम इससे बाउंड नहीं है। क्या ये बोल सकती है कंपनी? नहीं, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करे, जाके देखे कि 21 दिन का नोटिस आपने दिया है कि नहीं दिया था, आपका कोरम बराबर था कि नहीं। कल को आप बोलोगे कि कोरम बराबर नहीं था और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट वैलिड, तो फिर ये एओए के अगेंस्ट में काम हो गया है। आउटसाइडर्स को ये था कि भाई स्पेशल रिजोल्यूशन के बिना लोन नहीं जाएगा, वो उसने एओ में लिखा था, उसने पढ़ लिया। आउटसाइडर ने ये पढ़ लिया था, यानी उसको अब नॉलेज है। आउटसाइडर ने फिर गुड फेथ में काम किया कि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन सही से पास किया है। अब उसमें आप कोई इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल इरेगुलरिटीज हुई गई, उसमें आउटसाइडर क्या करेगा? आपने कोरम नहीं बिठाया था, आउटसाइडर को कैसे मालूम? आपने प्रॉपर जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं दिया, आउटसाइडर को कैसे मालूम? ये सारा आउटसाइडर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो उसके बेस पे अब आके ये नहीं बोल सकते आप। यहाँ पे क्या चाह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक्स टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर। इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी व्हेन एनी इंटरनल इरेगुलरिटीज अकर्ड। इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में, इंटरनल प्रोसीजर्स के बारे में आउटसाइडर को मालूम होना जरूरी नहीं है। उसको सिर्फ यही मालूम होना जरूरी है कि एमओए एओए में क्या लिखा है, जो आउटसाइड है। इनसाइड उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो उसको मालूम होना जरूरी भी नहीं है, वो उसको मालूम हो भी नहीं सकता है। समझ रहे हो आप? वो उसको मालूम हो भी नहीं सकता है। और यही एक केस हुआ था बहुत जबरदस्त। क्या हुआ था केस? केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवंड। तो ये जो केस हुआ था ना रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवंड, इसके वजह से ही ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इसको क्या एक और नाम क्या दिया जाता है? टर्केंड रूल। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्केंड रूल, क्योंकि ये केस में ये डिसाइड हुआ था। तो समझ गए? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिक्स प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम द कंपनी। तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में सबको मालूम होना जरूरी नहीं है। आज मेरी जो कंपनी है टेक्सटाइल की, उसमें क्या हो रहा है उसको आपको कैसे मालूम? हम क्या काम करते हैं वो आप मेरा एओए देख के देख लोगे आप कि भाई ठीक है इनका ऑब्जेक्ट है टेक्सटाइल का, लेकिन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मीटिंग ले दे, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो मेरे को मालूम है क्योंकि मैं अंदर का पार्ट हूँ। तो ये उम्मीद रखना कि आपको मालूम हो और आपको नहीं मालूम है उसके बेस पे मैं खुद को मजबूत बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड। अब इसमें क्या हुआ था? ये जो थी आरबीबी, आरबीबी मतलब रॉयल ब्रिटिश बैंक, इसका जो एओए था उसके एओए में ये लिखा था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसके जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो
बॉन्ड को इशू करके बोरो कर सकते हैं मनी। मतलब डिबेंचर इशू करते हैं और कंपनी पैसा लेती है, वैसे बॉन्ड इशू करते कंपनी पैसा लेती है, उसको कंपनी का बोरोइंग्स ही बोलता है। ठीक है, तो लेकिन कर सकती है, ये कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी क्या बोला कि अगर कंपनी चाहती है, बैंक चाहती है बॉन्ड इशू करके बोरोइंग करना, कर सकती है, लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर पाएगी। अब ये जो बैंक थी आरबीबी, इसके जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने क्या किया? ये जो आदमी है कौन, टर्कंड, इसको क्या कर दिया? बॉन्ड इशू कर दिया और इससे क्या ले लिया? पैसा ले लिया। ठीक है, इससे बोरोइंग्स ले ली और इसको बॉन्ड इशू कर दिए। ठीक है, अब कल को फिर आरबीबी आई, क्या बोली आरबीबी आके कि अरे हमारे एओए में क्या लिखा है? हमारे एओए में लिखा है कि भाई शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है अगर बॉन्ड इशू करने हैं तो यहाँ तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया ही नहीं, इन्होंने तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके देखो बॉन्ड इशू कर दिए। तो अब इस बोरोइंग के अगेंस्ट में हम बाइंड नहीं है, ऐसा कंपनी ने बोला। लेकिन टर्कन ने क्या बोला कि भाई मैंने एओए पढ़ा था, मैंने देखा था कि शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, मैंने तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है? उन्होंने बोला कि हाँ हमने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है, मैंने गुड फेथ में तुमको पैसा दिया और तुमसे बॉन्ड इशू करा। तो अब ये मेरी कोई गलती नहीं है। और कोर्ट ने भी क्या हेल्ड करा? कोर्ट ने भी हेल्ड करा, हेल्ड, क्या हेल्ड करा? हेल्ड टर्कवैंड कुड रिलाई ऑन दी बॉन्ड। और इसके अंदर क्या लिखा? कोर्ट ने लिखा दैट, ये भी लिख लेना इंपॉर्टेंट है, दैट आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ कंपनी बट आर नॉट बाउंड टू नो इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। क्या लिखा है इसने? ये इसका जजमेंट था कि आउटसाइडर जो है उनको एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि एमओए एओए में क्या लिखा है और उस हिसाब से उनको डील करना है। लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में पता होना ये उनके लिए जरूरी नहीं है कि भाई इंटरनली कैसे हो रहा है काम। ये उनको पता होना चाहिए था कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, उनको ये पता है, उन्होंने बोला कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है और उन्होंने आपको बोला कि ले लिया, तो और आपने फिर गुड फेथ में काम करा। तो फिर कंपनी आके ये नहीं कर, क्योंकि हमको कैसे पता होगा इंटरनली कि लिया कि नहीं लिया, कि बराबर से प्रोसीजर हुआ कि नहीं हुआ? आपने कोई प्रोसीजर सही से नहीं किया, फिर क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी भी तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आएंगे कि अरे यार ये तो अच्छे से नोटिस हुई नहीं थी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ नहीं। इसमें हमारी गलती नहीं है, इंडोर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये लाइन लिख लेना कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम कंपनी, बराबर, फ्रॉम कंपनीज इंटरनल इरेगुलरिटीज, ऐसा लिख लो तो क्लैरिटी देगा। समझ गए? ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तब उसको पढ़ाऊंगा, अभी आपको उस एक्सेप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, यानी पढ़ना तो है ही, पर जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से उसको पढ़ाऊंगा। चाहिए। अब लास्ट डॉक्ट्राइन जो इस चैप्टर में हम खत्म करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। अब आप, जब से हमने ये कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू किया है तब से हम एक चीज पढ़ रहे हैं, जब से शुरू किया है तब से पढ़ रहे हैं क्या? जनरल रूल, यानी ये यूनिवर्सल रूल है।
क्या है जनरल रूल? कि जो कंपनी है, यानी आप समझ लो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑन इनकॉर्पोरेशन, जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स कंपनी। मतलब क्या बन जाता है? इट बिकम्स आर्टिफिशियल पर्सन। बराबर। मतलब क्या बन जाता है ये? इट बिकम्स सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पढ़ा हमने अभी तक कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। इट बिकम्स सेपरेट लीगल एंटिटी कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। ये हमने पढ़ा। बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है वो। समझ में आया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब मीन्स ये आपको एक शील्ड मिल जाती है। मीन्स द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स shall not be held liable for the liabilities of company। समझ, मैंने आपको बताया था लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड इसी उतनी लाइबिलिटी है जितना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, उसके अलावा शेयर होल्डर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो सेपरेट एंटिटी की स्टेटस का मतलब क्या है? कि कंपनी अलग व्यक्ति है, मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग व्यक्ति है। कंपनी ने अगर कुछ कांड किया है, कंपनी की कुछ लायबिलिटीज है, कंपनी के कुछ लोन्स है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है। वो क्रेडिटर्स डायरेक्ट मेंबर के पास नहीं आ सकते हैं कि भाई आप चुकाओ, क्योंकि अल्टीमेटली मेंबर तो आप हो। सेलमन वर्सेस सेलमन केस हमने पढ़ा था। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ये आता है रूल। अब ये जनरल रूल तो ये बात करता है, तो इस जनरल रूल का जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, ये क्या है? ये है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। बहुत सारे बाद में केस हुए जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो की वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी। ये पढ़ने के लिए थ्योरी में है। ऐसा 99.99% केस में कभी भी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो अप्लाई होता नहीं है, इतना समझ लेना। क्या बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो? तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या बोलता है? इट प्रिवेंट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो प्रिवेंट्स द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। मतलब कि इसको क्यूमुलेटिव एक नाम देना हो तो है स्टेक होल्डर्स। समझ में आ रहा है? इट प्रिवेंट्स द स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी टू फ्रॉम टेकिंग रेफ्यूजी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है कि कंपनी अलग है, डायरेक्टर अलग है, अगर कुछ गलती हुई है कंपनी से तो कंपनी ही लायबल होगी। भले कंपनी को चला डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन फिर भी लायबिलिटी किसकी है? कंपनी की। डायरेक्टर या शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है, इससे प्रिवेंट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। वो बोलता है कि नहीं भाई, इट प्रिवेंट्स स्टेक होल्डर्स टू टेक रेफ्यूजी टू टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड क्या बोलता है? इट इज बेस्ड, doctrine of alter ego is based on an assumption। ये एक assumptions पे based है। क्या assumption पे based है? that the company, the shareholder, the directors are alter ego of each other। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? अल्टर ईगो का मतलब हो अल्टर ईगो का मतलब होता है कि अदर सेल्फ, मतलब शेडो ऑफ ईच अदर।
यानी देखने को भले आपने बोल दिया कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग, लेकिन ये सब एक दूसरे के अदर सेल्फ है, एक दूसरे के शेडो ही है। ये अजम्पशन पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो बेस करता है कि जो डायरेक्टर ने किया है, यानी जो कंपनी ने कांड करा है, मतलब वो डायरेक्टर ने किया है। क्योंकि क्या बोला कि कंपनी तो ह्यूमन बीइंग से चल रही है, तो उसके लिए डायरेक्टर को लायबल करेंगे हम। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो ये बात करना चाह रहा है। अदर सेल्फ है मतलब शेयर होल्डर्स, जो क्या है, ये टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ऐसा अजम्प करता है क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन कि कंपनी, शेयर होल्डर, डायरेक्टर ये सारे एक दूसरे का अल्टर ईगो है। अल्टर ईगो मतलब सेम साइड्स ऑफ, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक कॉइन के खाली दो पहलू है, मतलब एक दूसरे के शेडो ही है, कोई अलग नहीं है। समझ में आया? ये अज्यूम करता है। तो इसलिए एक केस हुआ था, जिस केस पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो बेस्ड है, जिसको बाद में अपनी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया था, इसलिए मैं बोलता हूँ आज के दौर में ये वैलिड को इतना है नहीं। तो क्या केस हुआ था जहां पे ये बहुत उछल उछल के बाहर आया था? तो एक केस हुआ था, इसका नाम था री एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी। इसमें क्या डिसाइड हुआ था? इसमें डिसाइड हुआ था कि समझ लो ये कंपनी है, और ये कंपनी के है डायरेक्टर्स। तो इसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया, इफ wrong is done by director although in behalf of company, then the directors shall be liable and company is not liable। क्या बोला? भले ही ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी काम करा था डायरेक्टर और उससे कुछ गलती हो गई, डायरेक्टर लायबल होगा, कंपनी नहीं। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी के स्टेटस को ही उड़ा दिया, विकेरियस लायबिलिटी को ही उड़ा दिया। तो फिर ये यहाँ पे ये केस हुआ था। लेकिन फिर जब ये चीज बाद में आगे आई 2015 में, कहाँ पे, हमारे इंडिया में, जहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यानी इसके पहले के सारे जजमेंट रद्द हो गए, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, क्या केस हुआ? केस हुआ सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई, अपनी सीबीआई। समझ में? इन दोनों में केस हुआ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई, अगर आप ऐसा करोगे जो उस जजमेंट में था, कि अगर डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी काम कर रहा है और डायरेक्टर ने कुछ गलती कर दी, तो डायरेक्टर ही लायबल है, कंपनी नहीं है। तो अपने वो जो हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है विकेरियस लायबिलिटी, मतलब एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल लायबिलिटी है, लायबल है, वो तो आपने उड़ा ही दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी, दे आर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो भी लायबिलिटी होगी कंपनी की, वो कंपनी कंपनी के बिहाफ पे काम करा, तो लायबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने हेल्ड किया कि अगर ये कंपनी है और डायरेक्टर है, इफ रॉन्ग इज डन बाय डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, अगर वो काम कर रहा है और उससे रिकॉर्ड हुआ है, तो डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल, कंपनी शैल बी लायबल। डायरेक्टर भी लायबल होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी तो डायरेक्टर भी बाद में लायबल होगा, लेकिन कंपनी तो लायबल होगी। डायरेक्टर अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, अगर उसने जानबूझ के वो गलत कांड कर दिया है, अगर गुड फेथ में काम करा था और लायबिलिटी हो गई है, तो कंपनी लायबल है। जानबूझ के करा है, तो कंपनी तो लायबल रहेगी, डायरेक्टर भी लायबल रहेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में अगर वो आ गया तो, वरना तो नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 3। केस लॉज हमारे बाकी है। केस लॉज मैं आपको कल कराऊंगा। देखो, जिस जिस तरीके से केस लॉज मॉड्यूल में दिया है ना, 4-4 लाइन के अंदर, उस तरीके से पढ़ाऊं तो अभी लेक्चर में आधे घंटे में सारे केस लॉ खत्म कर दूं, मगर हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं है। केस लॉज में आपको पढ़ाऊंगा स्टोरी पैटर्न में, जो भले ही आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि हुआ क्या था, किस तरीके से वो केस बना,
क्या मैटर थी, क्या स्टोरी थी और इस पे केस बना और ये जजमेंट आया। जब आप स्टोरी फॉर्म में केस पढ़ोगे, तो आप 1 या 2 रिवीजन करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। हम एग्ज़ॉस्टिव नोट्स बना के केस को पढ़ेंगे, स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम फटाफट से वो देखो तो मालूम चल जावे कि ये केस में ये हुआ था और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको पता चले कि हाँ, ये तो उस केस में हुआ था, ये वाली स्टोरी थी, सेम स्टोरी रिलेट हो पा रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 को किया है खत्म, केस लॉस बाकी है जो हम करेंगे कल। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अगर आपको लेक्चर खत्म करने के बाद अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त आपको समझाया है, तो आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 15, 20, 25, 30 कमेंट्स की इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं, आप मेरा मोटिवेशन का जो बलून है उसमें हवा भरते हैं आज कि नहीं, ठीक है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।